नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक दल जिस तारीख का इंतजार कर रहे थे वो अब साफ हो चुकी है और चुनावी बिगुल बज चुका है। अब प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होंगे, जिनकी मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। सवाल ये कि चुनाव आयोग ने जिस तरह 1 महीने पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, उसको लेकर क्या सियासी दल पूरी तरह से तैयार हैं? सवाल यह भी कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का राजनीतिक दलों पर कितना असर पड़ेगा? क्या कहता है हरियाणा का सियासी माहौल और सियासी समीकरण? ये भी सवाल है। मैराथन तैयारियों और मैराथन नूरा कुश्ती के बीच अब चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया हरियाणा विधानसभा को लेकर। अब सवाल यह कि क्या तैयारियां पुख्ता हैं चुनावी दलों की? किसकी टक्कर किससे कितनी जबरदस्त देखने को मिलेगी विधानसभा के रण में? खासकर हरियाणा का सियासी समीकरण क्या कहता है और वोटर्स का रुख क्या कहता है? किसके पक्ष में वोटर्स आएंगे, किसकी बात मानेंगे, किससे कितने संतुष्ट होंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीनू सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा में समय से 35 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए न केवल पूरी तरह से तैयार रहने बल्कि हरियाणा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी हरियाणा में बड़े जनादेश के साथ सत्ता में लौटेगी और राज्य का विकास जारी रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी और जिस गति से देश का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम मिलकर के हरियाणा को बड़ी गति से और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उधर कांग्रेस और बीजेपी सहित आम आदमी पार्टी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि चूंकि सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा का प्यार और समर्थन उनकी पार्टी को मिलेगा और आप हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। समय से पहले होने जा रहे विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस में किस पार्टी का समीकरण बिगाड़ेंगे और किसका चुनावी गणित को बिठाने में सहायक होंगे, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी न्यूज। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वैसे में किस सियासी दल का पलड़ा भारी पड़ता नजर आएगा और किसका थोड़ा हल्का नजर आएगा, ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठने लगे होंगे। सवाल यह भी कि क्या जमीनी जो समीकरण है वो पूरी तरह तैयार हैं? समय से पहले एक बड़ा फैक्टर है जो ऐलान किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। कितनी तैयारियां सियासी दलों की, कितनी बड़ी टक्कर देखने को मिली, तमाम सवाल बरकरार हैं। देवेंद्र, जो तैयारियां लगातार हम देखने को
मिल रही थी हमें, हम देख रहे थे कि बीजेपी की मैराथन तैयारियां, कांग्रेस भी एक के बाद एक घोषणाएं कर रही थी। सवाल ये कि क्या पार्टियां तैयार हैं शंखनाद के बाद, चुनावी बिगुल के बाद? अब इस बिगुल को राजनीतिक दल किस तरह से लेते नजर आएंगे? देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये कहूंगा, जिंदगी में हर चीज का कभी ना कभी इंतजार रहता है। इंतजार लंबा हो जाए तो बेसब्री होती है, लेकिन ये चुनाव का भी इंतजार था। सियासी दलों को, सरकार में बैठे लोगों को, चुनाव लड़ने के उम्मीदवार, उनके समर्थकों को, और चुनाव से जिन लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, जिनका जुड़ाव होता है, सभी को इस चीज का इंतजार था। लेकिन ये इंतजार 15 दिन पहले खत्म हो गए, जो 15 दिन बाद होना चाहिए था। पिछले आंकड़े देखे तो जो 3 चुनाव हुए विधानसभा के, उससे मेरे को लगता है 2 हफ्ते पहले ये सारा इलेक्शन शेड्यूल घोषित किया गया है। लिहाजा अब जो हुआ है, अब इसी टाइम फ्रेम के अंदर सियासी दलों को, सरकार में बैठे लोगों को, मंत्री, विधायक, नेता, विपक्ष के लोग, सबको तैयारियां करनी है। और तैयारियां तो पहले भी थी, लेकिन अब तैयारियां और जोरों से करनी पड़ेंगी और सोच समझकर कदम भी उठाने पड़ेंगे। समय कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं। कोई भी पार्टी हो, सियासी दलों के सामने हमेशा चुनौती होती है। चुनौतियां उनके सामने भी है जो टिकट की लाइन में है, चुनौतियां उनके सामने भी टिकट मिलने के बाद जिनको चुनाव लड़ना है मैदान में। तो लिहाजा इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन मेरे को लगता है ये जो 15 दिन पहले समय आ गया है, इसको किस तरीके से प्लानिंग सॉलिड होनी चाहिए। कहते हैं सॉलिड प्लानिंग जो होती है हमेशा अच्छे रिजल्ट्स लाती है। तो सॉलिड प्लानिंग जरूरी होगी है। उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, मॉनिटरिंग होगी, मैनेजमेंट होगी, तमाम तरह की चीजें सामने आएंगी। लेकिन बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी की तैयारियां पहले से पुख्ता थी। बड़ा संगठन है, कई स्तर पर काम होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन कांग्रेस भी तैयारियां करी थी। कांग्रेस के साथ प्लस पॉइंट ये सौरभ की कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। लोग कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के नेता दावा करें कि सरकार इस बार कांग्रेस की बन रही है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस की बात करें, दोनों बड़े दल हैं और दोनों बड़े दलों में आज मुकाबला है। सियासी दल और भी हैं, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उनको भी अपना अस्तित्व बचाना है और कुछ ना कुछ हासिल करना है। लगता है ज्यादातर छोटे दल जो है, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के, वो उलट फेर की स्थिति में। और हो सकता है कि बसपा इनेलो का गठबंधन है या आम आदमी पार्टी है, इनके हाथ कुछ ना कुछ लग जाए, खाली हाथ ना रह जाए। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में है और अब तैयारियां और जोर शोर से होंगी। एक घंटा, एक दिन उसकी उपयोगिता अब देखी जाएगी। और मेरे को लगता है शायद चूंकि आज ही हुआ है, आज तो लोगों में चर्चा है, और कल से मेरे को लगता है मीटिंगें शुरू होंगी, बड़े नेता छोटों को बुलाएंगे, लॉबिंग शुरू होगी, तैयारियां होगी। कैसे? बिल्कुल देवेंद्र, गहमा गहमी शुरू हो चुकी है पूरी तरह से। बिल्कुल। महेश, जो रणनीति है सियासी दलों की कितनी प्रभावित होगी समय से पहले, पहला सवाल। और इसके अगर हम और दूसरे मायने निकालने की कोशिश करें, अगर वोटर्स के हिसाब से बात करें, जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें, उम्मीदवारों के हिसाब से बात करें, तो पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, सियासी दलों पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के असर को कम करने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुई थी। नायब सिंह सैनी हर दिन घोषणाओं की बारिश कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबान से कुछ भी निकले उसे पूरा करने का काम नायब सिंह सैनी कर रहे थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ भी बनता नजर आ रहा हो, कुछ भी घोषणा मन से होती हुई नजर आ रही है, तो तमाम वो घोषणाएं नायब सिंह सैनी पूरी कर रहे थे। एमएसपी किसानों को दे दी, जो कि 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद किसानों को मोदी जी नहीं दे पाए। कब तक मिलेगी, कितनी फसल खरीदेंगे, मुझे अब तो सातों से बात मैं कह सकता हूँ कि कोई भी फसल खरीदने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। एमएसपी पर ऐलान तो किया, लेकिन एक दाना एमएसपी पर खरीदने की नौबत नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने जो एमएसपी की घोषणा की और उसके बाद चुनाव आ चुका है, तो ऐसे में एक दाना खरीदने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। घोषणाओं की तो बारिश जबरदस्त देखने को मिली है। अब यहाँ पर नफे नुकसान का जिक्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे थे नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल का हर वो फैसला पलट दिया जिससे कि जनता में नाराजगी का भाव पैदा हो रहा था, जिससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा था, हर वो फैसला पलट दिया गया। अगले 48 घंटों का समय और मिलता तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पोर्टल व्यवस्था को भी एक तरीके से ऑफलाइन कर देती। एक रजिस्टर व्यवस्था है जिसको ऑफलाइन व्यवस्था हम कहते हैं। पैरेलल यहाँ पर पोर्टल व्यवस्था के समानांतर चलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर चुके थे। सिर्फ वो बड़ा ऐलान था जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाए। बाकी तमाम जो बड़ी घोषणाएं थी वो बीजेपी के लोग कर चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी यानी जहर के असर को कम करने की कोशिश
नायब सिंह सैनी लगातार कर रहे थे। काफी हद तक उसमें कामयाब हुए, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई कि सत्ता के परिवर्तन को रोक पाने में नायब सिंह सैनी कामयाब हो जाते। लेकिन अब चूंकि बराबरी का मामला और कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो हम सबके लिए बराबर के अवसर बनाए रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 12 दिन 15 दिन पहले इलेक्शन करवाने का सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान इस लहजे से मैं थोड़ा मान सकता हूं कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रथ पर सवार होकर जेल की धरती से एक बड़े आयोजन के साथ, एक बड़ी ऐतिहासिक रैली के साथ हरियाणा के कोने कोने में रथ पर सवार होकर जाने की तैयारी में थे। वो रथ तैयार खड़ा रह गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस रथ पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के पास एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक तरफ तो शहरी क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए कुमारी शैलजा लगातार बैटिंग कर रही थी, दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा करीब 34-35 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जो पद यात्रा है वो कर चुके हैं। कह सकते हैं कि करीब करीब आधा के करीब जो हरियाणा है वो आधे से कम यहाँ पर निपटाने का काम दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार को तूफानी रफ्तार दिए हुए थी। एंटी इनकमेंसी का असर जो बीजेपी लगातार घटाती नजर आ रही थी, वो असर अब कह सकते हैं कि उतना फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। अगर 15 दिनों का वक्त और भारतीय जनता पार्टी को मिलता तो ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा था। कांग्रेस पार्टी के लिए खर्चा कम पड़ेगा, चुनाव प्रचार को लेकर जो तैयारियां जो की जा रही थी उसका खर्च घटेगा और तमाम जो दूसरी कवायद थी वो रफ्तार पकड़ती नजर आएंगी। टिकटार्थियों का फैसला अब कांग्रेस पार्टी को और जल्दी करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि अब रफ्तार हर चीज में देखने को मिलेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को लेकर हो और चाहे कांग्रेस पार्टी के फैसलों को लेकर ये रफ्तार देखने को मिलेगी। जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि 15 दिन का पहले इस तारीखों का ऐलान करना कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां या फिर अन्य चुनावी दलों की बात की जाए, राजनीतिक दलों की बात की जाए, तो उनको प्रभावित कहीं ना कहीं करेगा जरूर। लेकिन अब सवाल यह कि क्या सियासी दलों की तैयारी अब पूरी मान ली जाए? अगर आज के इस ऐलान के बाद आगे की तरफ देखा जाए तो क्या जो समय मिला है वो पर्याप्त है, उसमें तैयार है सभी सियासी दल? देखिए, इस चुनाव के लिए अगर 20 दिन पहले चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो मतगणना भी पहले हो रही है। तो इस बार पहली बार होगा कि मतगणना पहले होगी, क्योंकि 4 अक्टूबर को मतगणना हो जाएगी, पहले बाद में होती रही है। तो इसलिए देखे जाए तैयारी तो दोनों दलों की थी, लेकिन ऐसा जल्दी हो जाएगा इसकी कल्पना तो नहीं थी। देखिए, जिस तरह से आज 4 अध्यादेश जारी किए गए, उससे अनुमान लग गया था कि आज या कल में चुनाव घोषित हो सकते हैं। तो इसलिए, और ये देखिए, जो 4 अध्यादेश जारी हुए हैं उनको उसका अनुमोदन कराने के लिए ये 6 सप्ताह का समय होता है। अब राज्य विधानसभा का सत्र भी बुलाना है। 13 मार्च को नायब सिंह सैनी ने जो है विश्वास मत हासिल किया था, तो 13 सितंबर से पहले राज्य विधानसभा का सत्र भी बुलाना जरूरी है। तो इसलिए, क्योंकि 2 जो सत्र होते हैं उनके बीच 6 महीने के अंदर जो है बुलाना होता है, तो ये एक बहुत बड़ी अनिवार्यता है। और राज्यसभा का चुनाव भी है, राज्यसभा चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। अब राज्यसभा के चुनाव में उत्सुकता कम हो गई है। अब कौन उम्मीदवार बने उसमें इतनी रुचि नहीं है, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना ही है। लेकिन उससे अब ज्यादा जो दिलचस्पी है वो इस बात में कि विधानसभा का कौन प्रत्याशी होता है, जो राज्य विधानसभा में किस किस को टिकट मिलती है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो रामचंद्र जांगड़ा है वो गोवाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कृष्ण पवार है, उनका तो 4 वर्ष का कार्यकाल पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय हाईकमान जो है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो इस बात की अनुमति देगा, इसमें तो अभी संशय है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि चुनाव में हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अपने स्तर पर तैयारी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो अभी रथ यात्रा शुरू होनी थी, रथ अभी तैयारी हो रहा था। तो कुल मिला के देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने आज आनन फानन में जो है पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किए। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की कल्पना तो थी, तो इसलिए जो है ग्रांट बांटने का काम हो रहा था। जो सांसद हैं वो बुला के पंचों सरपंचों को ग्रांट दे रहे थे, लेकिन वो तो पाइपलाइन में रह गई, क्योंकि अभी तक तो उन तक पहुंच ही नहीं पाई, तो 1 सप्ताह पहले की बात है। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी तो थी, कांग्रेस की भी तैयारी है, लेकिन अब असली जो परीक्षा होनी है वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर है कि उम्मीदवारों के चयन में कौन सा दल जो है बाजी मारता है। वीरेंद्र जी, बिल्कुल। और सवाल मेरा यही है कि जो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो उसका आधार क्या रहेगा? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए गए। हमने देखा राजनीतिक दलों ने प्रदेश के अंदर और आनन फानन में एक के बाद एक घोषणाएं भी लागू की, योजनाएं चलाई और जनता से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश की। जिताऊ और टिकाऊ अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो वो आधार क्या जल्दबाजी एक वजह हो सकती है? और अगर होगी तो क्या उसमें सटीक कैंडिडेट को चुनने में राजनीतिक दलों को चुनौती तो नहीं होगी?
नैब सिंह सैनी ने इतनी घोषणाएं कर दी थी कि अब उनके पास कोई घोषणाएं बची नहीं थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन घोषणाओं को भुनाना चाहती थी। अब ये घोषणाओं पर कितना लोग विश्वास करते हैं, ये चुनावी घोषणाएं होती हैं, उन पर अमल नहीं हो पाता। और अब जहां तक उम्मीदवारों के चयन की बात है, देखिए ये सर्वे की बात है, आवेदन लेने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने रायशुमारी किया है कार्यकर्ताओं से, ये सब दिखावटी है, इसका कोई जो है सार नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे स्थानों पर रायशुमारी कर ली, कई लोगों को बुलाया ही नहीं गया। अगर हम पानीपत का उदाहरण लें, जो यहाँ की मेयर पूर्व मेयर रही है, उनको बुलाया ही नहीं गया, तो मतलब पारदर्शिता भी नहीं रही। जिन किन कार्यकर्ताओं को आना है रायशुमारी के लिए, किन किन से पूछा जाना है, तो ये एक अलग है प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में ना तो पारदर्शिता थी और ना ही लोगों को बनाया गया, ना ही ये पूरी कोई मतदाता सूची थी और ना ही कोई परिणाम सार्वजनिक होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने रायशुमारी की है तो पारदर्शिता है, तो पार्टी ने तो को चाहिए कि वो स्पष्ट करे 3 कार्यकर्ताओं के नाम यहां से आए हैं। तो कांग्रेस ने तो आवेदन करने वालों के नाम दिए हैं और इंटरव्यू भी ले रहे हैं, लेकिन वो भी एक कार्यकर्ताओं को बरगलाने का प्रयास है, संतुष्ट करने का प्रयास है, ताकि कोई बागी उम्मीदवार खड़ा ना हो जाए, कार्यकर्ताओं में विद्रोह ना हो, कार्यकर्ताओं को ये ना लगे कि उनसे राय नहीं ली गई। लेकिन ये सिर्फ कागजी स्तर पर है। देखिए अपने अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, वो तय करेगा, राज्य चुनाव समिति नाम भेजेगी, वो संसदीय बोर्ड किस पर नाम पर मोहर लगाएगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ना कोई रायशुमारी में नाम होता है, ऊपर से जो है प्रत्याशी आ जाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं होती, और ऐसा कांग्रेस में भी होता है। तो ये है कि एक सिर्फ कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, इससे ज्यादा कोई सार नहीं है। हाँ, हाईकमान को जो उम्मीदवार लगेगा, जिसको एक सर्वे का नाम भी दिया जाता है, जगह जगह सर्वे किया जाता है, लेकिन सर्वे की बात भी एक तरह के ये गुप्त होता है, उसमें पारदर्शिता नहीं होती। कौन किस कंपनी का सर्वे कर रहा है, सभी लोग कहते हैं कि सर्वे में मेरा नाम है। ये सिर्फ अपने आप को शांत करने का प्रयास होता है, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास है। कार्यकर्ताओं को एक ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सहभागिता है, सिर्फ बस यही प्रयास किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन तो ऊपर से ही होता है, पहले भी होता है और आगे भी होगा। बिल्कुल। देवेंद्र, बड़ा सवाल ये कि तमाम राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें, प्रदेश में कांटे की टक्कर इन 2 दलों के बीच देखने को मिल रही है और दावे भी इनके द्वारा ही किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को लाने का। उधर नैब सिंह सैनी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दावों में कितना दम और इन दावों का जो आधार है उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए सौरभ, जब मैदान में लड़ाई छिड़ती है तो जो सेनापति होते हैं, जिनके पीछे पूरी फौज होती है, वो मनोबल बढ़ाते हैं, वो बताते हैं कि हम मजबूत है, उनको हराएंगे। तो मतलब मनोबल बढ़ाने वाली बात है, कमजोर बात कोई नहीं करना चाहेगा। आप देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी कह रही तीसरी बार सरकार बनाएंगे, अच्छी सीटें जीतेंगे इस बार, जैसे मोदी जी तीसरी बार बने, जैसे बन गई। लेकिन हरियाणा में भी मुख्यमंत्री की बात करें, जो केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी है, बीजेपी के नेता है, संगठन के केंद्रीय नेतृत्व है, सब कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी। लेकिन चुनौतियां हैं सरकार के सामने, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में निराशा हताशा का भी माहौल है। वो ये सवाल भी उठाते हैं कि जो मूल काडर के लोग हैं, जिन्होंने बीजेपी की जड़ों को सींचा है, दशकों हो गए जिनको, 20-20 साल, 25-25 साल, 15 साल, जो मतलब जिन्होंने बाहर झांक कर नहीं देखा, आज तो लोग 2-2 साल में पार्टियां बदलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। जो मूल काडर के लोग हैं, यही बात कांग्रेस के लिए भी है। मेरे को याद है पिछले चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा या उससे पहले चुनाव में जब मुख्यमंत्री थे, वो कहा करते थे कि 2 तरह के कांग्रेसी हैं, एक वो जिनके अंदर कांग्रेस है और एक वो जो कांग्रेस के अंदर है। तो इस तरह की बातें, मतलब जो मूल काडर होता है, जो कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा, पार्टी के लिए खून पसीना बहाने की जो कुवत रखता है, उन्हें ऐसा कर भी दिखाया। तो बीजेपी में भी ऐसा है। तो कुल मिलाकर ये है कि दोनों पार्टियां दावा करिए सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे उम्मीदवारों का चयन जरूरी है। विधायक चाहिए, सरकार बनाने तो विधायक चाहिए, विधायकों से सरकार बनती है, और विधायक बनाने के लिए अच्छे कैंडिडेट का चयन करना जरूरी है। ऐसे उम्मीदवार सामने है जिनमें जीतने की क्षमता हो, उनकी साख हो, उनकी काबिलियत पे लोग भरोसा करें, उनके चेहरे पे भरोसा करें, उनका बैकग्राउंड देखें। तो जो पैरामीटर्स पार्टियां बना रही हैं, ठोक बजाकर, मेरे को याद है 14 की बात करें या 2019 की विधानसभा की, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह से ही सुना है कि टिकटों का कुछ गलत टिकटें बट गई। 14 के चुनाव में तो कहा करते थे कम से कम 20 टिकटों का चयन गलत हुआ है, ये उसी वजह से पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई। 2019 में भी ये बात आई कि कुछ सीटों का आनंद फानन में, जैसे पानीपत ग्रामीण में था, लास्ट के 2-3 दिन में जब
नामांकन भरने की तारीख थी, ओम प्रकाश जैन थे, अब तो उनकी कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन उनको 2 दिनों के अंदर अंदर आनंद फानन में उनको खड़ा किया गया। कांग्रेस के पानीपत ग्रामीण से ओम प्रकाश जैन पूर्व मंत्री थे, लेकिन वो 5वें नंबर पर रहे थे। तो मेरा मतलब हर काम समय पर होना चाहिए, सोच समझकर, परख कर और जमीनी हकीकत को देखकर। तो इसलिए अब समय तो कम है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हो इनको ठोक बजाकर ऐसे उम्मीदवार सामने लाने होंगे जिनमें जीतने की क्षमता हो, जिनके चेहरे पर भरोसा हो, जिनकी साख हो, जिनकी काबिलियत हो और जिनका बैकग्राउंड ठीक हो। बिल्कुल। महेश, इस बार अगर वोटर्स की बात की जाए तो हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी, जिसमें 85 लाख नए वोटर्स हैं। चुनाव आयोग ने इस बात की पुष्टि भी की है, यानी कि अगर नए वोटर्स की बात की जाए तो युवा जाहिर सी बात है रोजगार देखेगा, तमाम आधार देखेगा, उनकी बड़ी भूमिका इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। युवाओं में निराशा देखने को मिली थी, खासकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करूं तो जिस तरीके से जितनी उम्मीदों के साथ हरियाणा के युवाओं ने मोदी को ताकत और सहारा देने का काम किया था, उस उम्मीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरा नहीं उतर पाए थे, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। नायब सिंह सैनी ने हर संभव प्रयास यहाँ पर किया है, कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश सरकारी नौकरियां बांटने की नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई। उसके अलावा अगर जिक्र करें तो पोर्टल पर जिस तरीके से 55 साल की उम्र तक, 56 साल की उम्र तक एक गारंटी का जिक्र वो कर रहे हैं कि पोर्टल पर जिन लोगों को रजिस्टर्ड किया गया था उन लोगों को 55 साल तक की नौकरी की गारंटी वो दे रहे हैं, लेकिन ये गारंटी कानूनी आधार पर कितना टिक पाएगी, एक दूसरा अहम सवाल है। और इन गारंटियों का कितना फायदा इन तमाम कर्मचारियों को, युवाओं को मिल सकता है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस तरह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं की उम्मीदों पर उस कदर खरा नहीं उतरी, उस कदर पूरा युवाओं की उम्मीदों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, जिस कदर गारंटियां यहाँ पर दी जा रही थी, जिस तरीके से जो है सबको साथ लेकर चलने की बात मनोज लाल खट्टर करते रहे, उसके बाद नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने बड़ी हद तक डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन क्या वो डैमेज कंट्रोल इस कदर पहुंच चुका है कि वो सत्ता के परिवर्तन को रोक पाए, ये सबसे बड़ा अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि युवाओं में निराशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि उसका नुकसान, उसका खामियाजा, उसका असर विधानसभा के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ पर देखने को जरूर मिलेगा। वीरेन जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई फैक्टर्स हैं, किसानों का है, युवाओं का है, और अगर मूल आधारों की बात करें तो वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव को प्रभावित करेंगे, सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे और वोटर्स को आकर्षित करेंगे? क्योंकि वोटर्स चाहता है कि उसका काम हो, हर मतदाता चाहता है कि सरकार, जनप्रतिनिधि ऐसा चुना जाए जो लोगों के काम आए। आधार की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख आधार हो सकते हैं? बुढ़ापा पेंशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मुफ्त बिजली का भी मुद्दा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले तो विरोध करती रही है अभी रेवड़ियां बांटने के लिए, अब खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सिंह सैनी ने कई तरह की घोषणाएं की हैं, तो इसलिए कांग्रेस के भी और गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो आकर्षक घोषणाएं की है, ये देखना है कि लोग किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। बल्कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 10 वर्ष के शासनकाल के अंदर लोगों के भी होश ठिकाने आ गए हैं और हमारे भी, क्योंकि हम 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहे तो हमें भी सजा मिल गई है 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की, और अब जनता ने भी 10 वर्ष का जो शासन झेला है भारतीय जनता पार्टी का, तो लोगों को भी आभास हो गया है। तो कांग्रेस अपने बलबूते पर कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को अभी भी सत्ता विरोधी भावना से जूझना है। देखिए, पहले लोकसभा का चुनाव था वो मोदी जी के नाम पर था, लेकिन हरियाणा में तो कोई मोदी है नहीं जो वोट पूरा रहो, वोटों को आकर्षित कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी में जो अगर नाइट वॉचमैन की भूमिका में नायब सिंह सैनी है, और ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष जो है मनोहर बड़ोली भी है, वो भी नए हैं, उनका भी कोई विशेष जनाधार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं ज्यादा है। अब यह है कि कांग्रेस के जितने भी नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका निर्वाचन क्षेत्र सबको मालूम है कि कहां से चुनाव लड़ना है, लेकिन नायब सिंह सैनी अब क्या लाडवा से लड़ेंगे, नारायणगढ़ से लड़ेंगे या फिर करनाल से फिर लड़ेंगे? तो ऐसे में इनका भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कई उम्मीदवारों का चयन का फैसला करना है, या जिन लोगों को पिछली बार लोकसभा में टिकट नहीं दी गई थी, सुनीता दुंगल थी, संजय भाटिया थी, क्या वो उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने स्तर की दुविधाएं, कई जातिगत समीकरण बड़े वो प्रभावी रहने वाले हैं। तो समस्याएं तो कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो क्या उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा? तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने स्तर पर तय करना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उम्मीदवारों के चयन में दोनों दलों को लिए परेशानी का कारण है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी वो बगावत का भी रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के उदाहरण से भी सबक लेना है, क्योंकि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब जो है बागियों ने किया था। देवेंद्र, सवाल ये कि और भी विपक्षी दल हैं प्रदेश में, इनेलो है, बीएसपी गठबंधन है और आम आदमी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है।
कहा भी जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है कि कुछ ध्रुवीकरण हो सकता है वोटों का। उनकी दावेदारी में कितना दम नजर आ रहा है? जेजेपी भी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कमबैक करने की, हालांकि वो स्थिति में उतनी नजर नहीं आ रही है। देखिए सौरभ, मेरे को लगता है 2019 के चुनाव में जेजेपी ने जो एक प्रयोग किया था, अब जेजेपी के पास बहुत सारे उम्मीदवार नहीं बचे जो मजबूत हो, क्योंकि पार्टी कमजोर हुई है, सरकार से अलग किया गया, उससे उनका मनोबल गिरा। बहुत सारे आप देखिए प्रदेश देख छोड़ गए और बड़े नेता छोड़ गए। अब जेजेपी को टोटा है इस बात का कि खड़ा किसको करे, और वो लोग कह भी रहे हैं जो पार्टी में आपस में कि अब तो बलि का बकरा बना पड़ेगा। जिन्होंने मौज किए 4.5 साल बाद, अब बलि के बकरे भी उन्हीं में से कुछ बनेंगे, इस तरह की भी चर्चा है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की बात है, केजरीवाल का भी, केजरीवाल अंदर है लेकिन सिसोदिया बाहर है, संजय सिंह है और बड़े नेता है। आम आदमी पार्टी ने मेरे हिसाब से बीज हरियाणा में बो दिए। पिछला चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनके हाथ क्या आता है इस जानने की उत्सुकता सभी को है। लेकिन ये कि उन्होंने बीज बो दिए हैं, ठीक है देवेंद्र, कई साल से आम आदमी पार्टी हरियाणा में, लेकिन फसल उगती है कि नहीं, कितनी फसल उगती है या फसल मर जाती है, इसका इंतजार। इनेलो बसपा को मैं मानता हूं, क्योंकि इनेलो में ओम प्रकाश चौटाला बहुत तेज तरार की सबके, हालांकि उनकी उम्र काफी है, आजकल बीमार भी है, सुना जा रहा है कि बीमार है आजकल। संक्षेप में देवेंद्र, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का दिमाग जो है, और दूसरा फिर बसपा, इनका भी वोट बैंक तो है, उतना पहले वाली स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन ये गठबंधन कई उलट फेर जरूर कर सकता है। और हो सकता है कि अपनी इनेलो अपने जिले में, सिरसा में, ये वास्ता देकर कि पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिन लोगों के काम हुए हैं, ठीक है, जो इनको अपना नेता मानते हैं, जयकारा बोलते हैं, तो मेरे को लगता है इज्जत का, पार्टी के अस्तित्व का वास्ता देकर सिरसा में और या आसपास कुछ सीटें इनेलो ले जा सकती है। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है, और दूसरा बसपा है। बसपा और इनेलो में से 2-3 सीट इस तरह लगता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला, कड़ा मुकाबला है आमने सामने का, अगर सीटें कम पड़ गई तो आप देखिए 2-3 विधायकों की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसा पिछले चुनाव में हमने देखा। बिल्कुल, तो चुनाव के दरमियान कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक वोट से शहमात तय होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया हरियाणा में, सियासी दलों की अब जो धड़कनें हैं वो भी बढ़ गई हैं। किसकी तैयारी कितनी पैनी है, कितनी तेज है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान ने राजनीतिक दलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं।